अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल और मैं समझती हूं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का दिन है। बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सफारती सतह के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमने जो है वो हासिल की है। अमेरिका की तरफ से BLA को और मजीद ब्रिगेड को तस्लीम कर लेना एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का वो जो एक बड़ा पुराना देरीना मौक़िफ़ है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में BLA बिलखुसूस बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रही है भारत की ईमा पर, वहाँ से फंडेड है। बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जो कि बलूचिस्तान में हो रही हैं, जो कि और ये वो वाले मामलात की बातें हैं कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के अंदर हमारा मौक़िफ़ इसके अंदर एक ही रहा है और हम अपना ये मौक़िफ़ जो है वो दोहराते भी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के अंदर शाह महमूद कुरैशी बतौर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पूरा डॉसिया जो है वो इसके ऊपर तरतीब दिया था कि बलूचिस्तान को कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्टेबलाइज रखते हैं, ये करते हैं, और उसके अंदर भारत का क्या किरदार है उसके ऊपर बड़ी तफसीली हमने देखा कि जो चीज़ें हमने वो दुनिया के सामने रखी थी। लेकिन दुनिया जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट कह लीजिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह लीजिए, वो उनके हाथों जो है वो मजबूर कहें या गमाल कहें, वो भारत को जो है वो उसके मौक़िफ़ की तायीद हमें करते हुए नज़र आते थे। और हमारा जो मौक़िफ़ रहा इस मामले में उसको कभी उस तरह से पजीराई नहीं मिली। और ये बात हमें पता है कि हम पाकिस्तान में इंटरनली भी हमेशा डिस्कस करते रहे कि क्या वजूहात हैं कि हम जो है वो अपना नैरेटिव नहीं दुनिया को दिखा पाते या सेल कर पाते, और भारत जो है वो अपना एक ऐसा नैरेटिव या मौक़िफ़ जो कि उसके पास कुछ है भी नहीं, कोई सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी नहीं है, वो जो है अपना एक इस तरह का मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के आगे रख लेता है। बड़ी बहस होती है पाकिस्तान में कि क्या हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि जो डिप्लोमेसी का फ्रंट है वो हमने बड़ा अच्छा संभाला है। हम अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया को बताने में फाइनली कामयाब हुए हैं। भारत ने अपने आप को बहुत अच्छा एक्सपोज़ किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसको शुरू किसने किया? उसको शुरू करने के पीछे भारत का एक मैल इंटेंट था। वो क्या था? वो मेरा ख्याल है कि दुनिया को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दुनिया को खुद नज़र आ गया। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर धूल चटाई, मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है इस बात के अंदर कि पाकिस्तान जो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान क्या कैपेबिलिटी या सलाहियत रखता है, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर कोई मैल इंटेंट नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हम वो मुझे लगता है बाय डिफ़ॉल्ट उजागर हो गई। और अब इसके अंदर एक फैक्टर वैसे थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ एट ऑड्स आ गए हैं, और फिर जिस तरीके से उनकी सादा ज़बान में कहें तो छितरौल करते पाए जाते हैं आजकल बात के ऊपर, वो भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर उनके सामने आए। फिर उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा, 2 दौरे 1.5-2 महीने के स्पैन के अंदर, वहाँ पर जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ एक राब्ता, एक एक्सेस और अपना मौक़िफ़ रखने का जो मौका हमें मिला, हमने उसको फुली यूटिलाइज़ किया। मैं क्रेडिट यहाँ पर जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है, मैं इसहाक डार साहब को भी इसका जो है वो क्रेडिट दूंगी, कोई और दे या ना दे, क्योंकि हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बतौर फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की, और वो शायद वो वाला मिजाज नहीं रखते कि वो जो कर रहे हैं उसके बारे में सुबह शाम बात करें और बोलें, लेकिन वो मिजाज ज़रूर रखते हैं। और ये मैं उनको बहुत अरसे से फॉरेन मिनिस्टर भी हम देख रहे हैं कि वो काम करते हैं, और मुझे इत्तफाक है उनके मल्टीपल इंटरव्यूज़ करने का भी, उनके साथ राब्ता भी रहा बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं, थोड़ी बहुत मईशत की समझ बूझ है हमें भी, तो हम कुछ ना कुछ चीज़ों पे उनके साथ राब्ते में रहा करते थे। वो अपने काम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। उनको अगर दिन में 24 में से 22 घंटे काम करना पड़े, जो कि वो कभी कभी करते भी हैं, वो काम करते हैं। ये बात उनके साथ जिन लोगों ने भी कभी उनके स्टाफ में काम किया वो आपको बताएंगे। वो बड़े फोकस्ड हैं, वो अपना एक टारगेट सेट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। और जब ये जो बहुत सारी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हम आजकल बैक कर रहे हैं, उसके अंदर उनका उतना ही मैं समझती हूँ कि किरदार है। वो पीछे रह के जो कंट्रीब्यूट वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, और उसका नतीजा या नताइज जो है वो हमें बड़े अच्छी जो है वो हम देख रहे हैं कि टैंजिबल जो है वो फॉर्म के अंदर हमें मौसूल हो रहा है। हमें इन नताइज को सेलिब्रेट करना चाहिए, इन नताइज को देखना चाहिए कि हम फर्दर कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो सारा इस वक्त एक बहुत अच्छा ग्राउंड या फ्रंट हमारे लिए तैयार हुआ है उसको, और ये जो आज एक अचीवमेंट है इसको भी हमें दुनिया के सामने बार बार उठाना चाहिए, और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम तो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत अपना से अपनी एनर्जी, अपनी ट्रेनिंग, अपना पैसा भी खर्च करता है। एक तो आज के दिन की एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अच्छा, साथ ही साथ अमन जरगे की नाकामी के बाद
खैबर बाजौड़ एजेंसी में जो है वो एक फुल या एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की बात जो है वो भी सामने आई है। बाजौड़ की बात करें तो अबाउट 300 का नंबर जो है वो बताया जा रहा है कि 300 के करीब वहाँ पर वो टेररिस्ट हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाएगा। तो एक राय ये पाई जाती है कि ये इतना सब्सटेंशियल नंबर नहीं है कि उसके लिए हम किसी ग्रैंड ऑपरेशन की बात करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये लोग जो इस मरतबा जो भी चैलेंज कर रहे हैं रियासत को, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग है, उनके पास उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। सो ये भी वो वाले फैक्टर्स हैं या एरियाज़ हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए कि फंडिंग जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको भारत की तरफ से भी आती है, और ट्रेनिंग का और सपोर्ट का एलिमेंट उनको अफगानिस्तान की तरफ से मिलता है। सो ये भी एक कॉम्बिनेशन है दो बैरूनी ममालिक या कुव्वतों का जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही हैं। सो इनके खिलाफ एक डिसाइसिव मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा शायद इस वक्त कोई और सोल्यूशन या कोई और हल नहीं है जो कि अवेलेबल होता। तो उसको जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, और ये जो एक चीज़ है मेरे ख्याल है इसके ऊपर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी हुकूमत हो, एक बड़ी क्लैरिटी है कि ये वो चीज़ है जिसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और इसका सफाया जो है वो खात्मा जो है वो मुल्क भर से किया जाएगा। सो ये एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक फ्रंट के ऊपर हमने देखा कि आज का दिन जो है वो हमें मिली। अब नाउ कमिंग टू द इंटरनल फ्रंट, अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, फॉरेन फ्रंट पे हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और हम अगर लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ ही जाएँ। ये जो एक डेडलॉक है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हम इसको थोड़ा ख़त्म करें, इसके ऊपर काम करें। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वॉकआउट किया है पार्लियामेंट से, ये कह करके इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने ये फरमाया कि आप लोग वॉकआउट ना करें, हुकूमत से अपने मुतालबात को यहाँ पर रह कर मनवाएं और मुज़ाकरात करें। मैं 2 कमेटियाँ बना देता हूँ, आप लोग आपस में बात करें। तो ये इस तरह की बातें जो है ना वो मजाक ही लगती हैं, और ख़ास तौर पर अगर अयाज सादिक साहब करें तो फिर तो और भी बड़ा मजाक लगती हैं। ये वो स्पीकर हैं कि जिनके होते हुए 2 मरतबा पार्लियामेंटेरियंस, एक मरतबा तो सिटिंग एमएनएस को उठा लिया गया पार्लियामेंट के अंदर से, और दूसरी मरतबा ताला लगा के एमएनएस को अंदर बंद कर दिया गया। किसी भी एमएनए की या पार्लियामेंटेरियन की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जितना बढ़ चढ़ कर ये कोऑपरेट करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, तो वो तो ऐसा लगता है कि शायद तैयार बैठे होते हैं। तो स्पीकर एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपोजिशन के अरकान के लिए भी उतना ही उनका रोल होना चाहिए, जो कि हमने अयाज सादिक साहब की स्पीकरशिप में नज़र नहीं आया। और अयाज सादिक साहब बड़े मंझे हुए, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी नफीस शख्सियत और मिजाज के मालिक हैं, और बड़ा उनका रिगार्ड है अदरवाइज एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन। लेकिन जब इस ईवान को चलाने की बात है बिलखुसूस इस मरतबा, तो कुछ मामला जो है वो समझ नहीं आ रहे कि अयाज सादिक साहब कैसे चला रहे हैं। और इस सारे इन द वेक ऑफ ऑल ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप लोग सज़ाओं पे सज़ाएँ आ रही हैं, अजीब व गरीब किस्म की ग्राउंड्स के ऊपर वो डिसीजंस आ रहे हैं, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है उनके सिटिंग एमएनएस को, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। उस सारे के बीच में आप कहते हैं जी कि आके बैठ जाए। तो एक तरफ से जो है वो हुकूमत ये समझती है कि ये रवैया रवा रखेगी, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत देगी तो लगेगा कि बड़ी मैग्नानिमिटी शो करिए। तो ऐसा होता नहीं है। जो अमल है, जो एक्शन है, उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपका जो एक्शन है उसके साथ आपकी बात को जो है ना वो करना चाहिए, इन सिंक होना चाहिए, जो कि नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट की है। सो एक तो ये बात ही, दूसरा ये कि मैंने कल भी बात की थी कि जो डिसीजंस आ रहे हैं उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का बरी होता चला जाना। क्या कोई ग्राउंड सेट हो रहा है पार्टी को एक ऑल्टरनेट लीडरशिप प्रोवाइड करने का, एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप प्रोवाइड करने का? ये एक बहस है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है। रिप्लेसमेंट्स हो जाती होती हैं। इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका कोई मुतबादिल भी आसानी से नहीं मिलेगा, मैं इससे भी इत्तफाक करती हूँ। लेकिन क्या पता कि इस वक्त सिचुएशन को, चीज़ों को स्टेयर आउट करने के लिए, सूरत हाल को बेहतर करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब एक किरदार अदा कर सकते हो। इस बात से बहुत से लोग इत्तफाक करते हैं कि अगर उनकी रिहाई हो जाती है तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का मामला भी बड़ा अच्छा और बेहतर हो सकता है। गवर्नमेंट को भी एक बंदा और मुक़तदरा को भी एक ऐसा बंदा मिल सकता है कि जिसके थ्रू वो इमरान खान को रीच कर सकते हैं, और शायद ये जो एक डेडलॉक, एक पोलराइजेशन का एनवायरनमेंट है वो किसी बेहतरी की तरफ आ सकता है। सो ये एक एक्सपेक्टेशन है या एक उम्मीद है जो कि लगाई जा रही है शाह महमूद कुरैशी साहब से कि कोई ज़ीरक, एक बड़े मंझे हुए और समझदार सियासतदान हैं, तो वो शायद कुछ मामला जो है उनको हैंडल कर लेंगे। सो देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो एक सवाल ये भी है कि क्या बेशक बरियत होती जा रही है लेकिन क्या रिहाई मुमकिन होगी? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बरियत तो हो जाया करती है लेकिन फिर नए मुकदमात में गिरफ्तारियां भी डल जाया करती हैं। वो भी जो मामला है वो हमने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त इशू है वो मेरा ख्याल है कि वाहिद ऐसी सियासी जमात इस मुल्क की तारीख की बन गई है कि जिसकी जमात की ख़वातीन को इस तरीके से
کنوکشنز فیس کرنی پڑی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو یہ بھی ایک فیدر ہے ان کی کیپ میں. لیکن اگین جو میں بات کہہ رہی ہوں کہ کیا رہائی ہو سکتی ہے, کیا کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, ڈیڈ لاکس ختم ہو سکتے ہیں, یہ سارے فیکٹرز اس بہتری کے راستے میں حائل کچھ رکاوٹیں ہیں جو کہ شاید قریشی صاحب کے باہر آنے سے ان سب معاملات کے اوپر بات چیت ہو اور بہتری آ جائے. ظاہر ہے ایک اور وہ ہے کاؤنٹر اوپینین اس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس انوائرمنٹ کے اندر پی ٹی آئی سے بری ہو جائیں گے اور پارٹی کی باغ دور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, وہ کیا کسی سطح پر کمپرومائز تو نہیں ہوں گے. یہ ایک ڈاؤٹ یا ایک کویسچن اس ملک کی اگر پولیٹیکل پیٹرن کو سامنے رکھا جائے تو وہ لے کر رہتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ, میرا خیال ہے کہ وہ جو فیکٹرز قریشی صاحب کے باہر آنے سے پی ٹی آئی کی بہتری کے حق میں جو آرگیومنٹس ہیں وہ بھاری پڑتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. آخر میں خواجہ آصف صاحب ود بیوروکریسی اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ مجھے لگتا ہے اور جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. خالد صاحب اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب تو میں یہ ایکسپوز کروں گا اور میں نام بھی لے کے آؤں گا, تو میں تو خالد صاحب سے کہوں گی کہ سر کل کے کرتے آج کریں. یہ ایک ایسی سروس ہے اس ملک کی جو کہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے, اور اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر کچھ بڑے بڑے نام بھی سامنے آ جائیں جن کی پراپرٹیز باہر ہوں اور جنہوں نے یہاں سے مگرمچھ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اربوں کما کے بھاگے ہوں, کوئی بڑے نام بھی آ جائیں سر تو پھر حوصلہ رکھیے گا اور وہ نام جو ہے وہ بتائیے گا اور وہ لیجیے گا. آج کے اس بلاگ سے بس یہی کچھ. آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کانٹینٹ کو لائک اور شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.